नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज 20 दिसंबर 2022 को 2 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की है। आइए हम उस पे थोड़ा सा रोशनी डालते हैं किस तरीके का जजमेंट था। तो उन जजमेंट पे हम रोशनी डालते हैं। पहली एक जजमेंट जो है एक सिविल सूट कमर्शियल 813 ऑफ 2022 की, जो कि साइटेशन 2002 DHC 005678 की है। और ये एक जो है ये ट्रेडमार्क से रिलेटेड एक जजमेंट है और इसमें डिफेंडेंट ने एक ऑर्डर 14 रूल 5 की जो है एप्लीकेशन लगाई थी और यहाँ पर क्लेम किया था प्लेंटिफ ने कि वो एक प्रॉपर्टरियर है एक ट्रेडमार्क के, और जो असाइनमेंट डीड है डिफेंडेंट ने कहा कि वो एक रिटन स्टेटमेंट फाइल की थी, उसमें कहा था कि असाइनमेंट जो डीड दी गई है वो एक वॉइड इंस्ट्रूमेंट है और सेक्शन 124 ऑफ ट्रेडमार्क के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई थी कि कैंसिलेशन या रिवोकेशन ऑफ द ट्रेडमार्क कर दिया जाए, जो कि बिफोर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड के सामने जो लगाया गया था। तो चूंकि अब एक ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट आ गया था जिससे IPAB जो है वो अबॉलिश्ड हो गया था और जुरिस्डिक्शन थी वो अब वेस्ट हो गई है हाई कोर्ट के अंदर सेक्शन 21 ऑफ दिस एक्ट के अंदर। और चूंकि जो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन जो है वो पेंडेंसी ऑफ सूट में रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल हुई थी और एप्लीकेशन जो है परस्यू की जा सकती है अगर फाइंडिंग प्रेम फेशिया और टेनेबिलिटी ऑफ दी प्ली ऑफ द इनवैलिडिटी है, इसको कोर्ट को देखना होता है। और चूंकि अब यहाँ पे ये बताया गया था कि जो रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्रॉड द्वारा लिया गया है बाय प्लेंटिफ और ये फॉल्स यूजर है, तो फिर ये इसलिए ये प्रेम आ गई थी कि ये प्लेंटिफ जो है वो जो है वो लायबल टू बी कैंसल्ड होना चाहिए, जो ट्रेडमार्क जो है वो जो लायबल टू बी कैंसल्ड होना चाहिए। और इनवैलिडिटी ऑफ द असाइनमेंट डीड के ऊपर भी इशू उठाया गया था। अब कोर्ट ने ये चीज बताया था कि जो एक तो इनवैलिडिटी ऑफ असाइनमेंट डीड है उन्होंने अपने रिटन स्टेटमेंट में लिखा था, और इनवैलिडिटी ऑफ द ट्रेडमार्क है रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट किया गया था इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। तो ये सब मटेरियल प्रोपोर्शन ऑफ द फैक्ट्स बनते हैं ऑर्डर 14 रूल 1 के अंदर। तो जो इशू है वो फ्रेम्ड होना चाहिए इस रिकॉर्ड पे। तो ये एक जजमेंट है। अभी ये सिर्फ एप्लीकेशन जो फाइल की थी वो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन है, उसको अलाउ किया गया है ऑर्डर 14 रूल 5। तो यहाँ पर ये दो इश्यूज थे, ये अब ये फॉलोइंग इश्यूज थे, ये डिफेंडेंट ने अपने रेज किए थे कि जो एक ट्रेडमार्क था वो जो बताया गया था कि जो नेम पे जो ट्रेडमार्क है जो वो आइदर इंडिपेंडेंट स्पोर्टिंग वर्ड जो है मेंशन इन पैरा नंबर 12 ऑफ द प्लेंट in the favor of plaintiff are invalid based on the false user and thus liable to be cancelled or removed। ये एक इशू था, ये ऑर्डर के लिए ये एप्लीकेशन लगाई थी। और दूसरा इशू ये 11वां नंबर का जो इशू अब ये बताया गया था कि जो असाइनमेंट डीड जो है वो एक लीगल वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। तो ये दोनों इश्यूज के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी। और यहाँ फैक्ट्स के ऊपर हम चलते हैं थोड़ा सा। फैक्ट्स में ये बताया कि ये प्रेजेंट सूट था वो फाइल किया गया था इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दी ट्रेडमार्क, और जो एक ट्रेडमार्क जो नाम बता रखा है वो ये ट्रेडमार्क है। और प्लेंटिफ ने क्लेम किया था कि वो प्रॉपर्टेरियन है। डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट दी थी, अपोज किया था कि जो रजिस्टर्ड जो मार्क है वो इनवैलिड है, उसे लायबल हो जाना चाहिए, लायबल टू बी कैंसल्ड होना चाहिए। और ये भी प्लीड किया था रिटन स्टेटमेंट में कि जो असाइनमेंट डीड है वो भी एक वॉइड इंस्ट्रूमेंट है। एप्लीकेशन भी फाइल की थी 124 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट जो कि डिफेंडेंट द्वारा डाली गई थी, और परमिशन जो सॉल्व की गई थी कोर्ट को कि एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स की जाए और कैंसिलेशन किया जाए प्लेंटिफ का ट्रेडमार्क को, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड का था एंड फॉर स्टे ऑफ द प्रेजेंट सूट। इशू फ्रेम्ड हुए थे इस डेट को 2019 को, और एक ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट की ये थी कि कोई इशू नहीं है और इसलिए वैलिडिटी ऑफ द ट्रेड जो प्लेंटिफ जो मार्क ऑफ द प्लेंटिफ फ्रेम थी उसे लायबल टू बी डिसमिस होने चाहिए। लेकिन मैटर फिर लिस्ट हुआ था 26 नवंबर को और आर्ग्यूमेंट्स हुए थे इस एप्लीकेशन पे, और इसके बाद 26 नवंबर 2019 को ये नोट किया था कि जो डिफेंडेंट ने प्रेस नहीं किया उस एप्लीकेशन को और सेव्ड एप्लीकेशन डिसमिस होगी और प्रेस नहीं किया गया उस एप्लीकेशन में। फिर उसके बाद कई रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन है जो
COMMIPD जिस नंबर सो फाइल की गई थी डिफेंडेंट द्वारा, जिसमें कैंसिलेशन मांगी गई थी रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट हुए थे इन द फेवर ऑफ द ट्रेडमार्क था। और इसके बाद रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फिर फाइल की थी बाय द पिटिशनर इन द ट्रेडमार्क जो है बीइंग CO नंबर ये करके, और जो कि विथड्रॉ कर ली थी डिफेंडेंट द्वारा। फिर से लिबर्टी मांगी थी कि वो एक एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे आफ्टर टेकिंग एप्रोप्रिएट स्टेप्स होंगे इस प्रेजेंट सूट में। और फिर इसके बाद एक प्रेजेंट एप्लीकेशन जो फाइल की थी जो कि अब जो फाइल की गई है फ्रेमिंग ऑफ दी एडिशनल इश्यूज जो ऊपर हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पे कंटेंशन रेज की गई थी और दोनों पार्टीज की कंटेंशन सुनने के बाद और सबमिशन और राइवल सबमिशन सुनने के बाद एग्जामिन किया था कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उस पर रिलाई किया, पटेल फील्ड मार्शल एजेंसीज वर्सेस PM डीजल्स लिमिटेड। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पेंडेंसी ऑफ सूट में कोई रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल की जाए, एप्लीकेशन परस्यूड तभी की जाएगी जब सिविल कोर्ट को लगेगा कि कोई प्राइम फेशियल टेनेबिलिटी ऑफ द प्ली ऑफ इनवैलिडिटी हो। अगर कोई ट्रायल सिविल कोर्ट को नहीं पाया जाएगा कि ट्रायबल इशू नहीं है इनवैलिडिटी का, तो ऐसे में एप्लीकेशन को परस्यू नहीं किया जा सकेगा। और इसके बाद ताकि मल्टीपल प्रोसीडिंग्स जो हैं सेम इश्यूज पे कॉन्फ्लिक्ट डिसीजंस ना हो सके। फिर एक दूसरी जजमेंट पर भी रिलाई किया है। फिर यहाँ बताया कि एक ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट था 2021 का, और यहाँ पर IPABP है जो अबॉलिश कर दिया गया था। ज्यूरिसडिक्शन थी रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन की जो है हाई कोर्ट के पास है अंडर सेक्शन 21 ऑफ दिस एक्ट के अंदर। और इसके बाद रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन भी क्लब्ड हो गई थी सिविल सूट के साथ, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द स्टेइंग ऑफ द सूट। तो सूट एज वेल एज रेक्टिफिकेशन जो बताया गया है कि वो एक ही अथॉरिटी के पास है जो कि हाई कोर्ट के पास, और ऐसे में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस के होने की गुंजाइश नहीं है। और रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन जो है वो क्लब्ड की जाएंगी सिविल सूट के साथ, तो फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सिविल सूट को स्टे करने की। तो ये एक जजमेंट्स थी, उन पर डिस्कस करने के बाद फिर बाद में एक फाइनल कंक्लूजन पे यहाँ पर पहुंचते हैं कि यहाँ पर एग्जामिन किया गया कि डिफेंडेंट ने अपनी अवर्मेंट्स रिटन स्टेटमेंट में दी है और उसमें बताया कि प्लेंटिफ ने इनवैलिडिटी किया और फ्रेम ऑफ द इशू इन दिस रिगार्ड। और यहाँ पर रिटन स्टेटमेंट को परस्यू करने के बाद ये पाया कि जो प्लेंटिफ ये फैक्ट्स जो है लिखे गए थे, प्लीड किए थे डिफेंडेंट ने बताया था कि प्लेंटिफ जो कंपनी है वो एग्जिस्ट हुई थी 21 अक्टूबर 97 के पास, और डिफेंडेंट जबकि वो इस ट्रेडमार्क को 95 से यूज कर रहे हैं। और प्लेंटिफ ने जो ये ट्रेडमार्क है सिर्फ असाइनमेंट डीड के आधार पर ले लिया गया है जो कि इनवैलिड है और वॉइड है और वॉइड एब इनिशियो है। और जो रजिस्ट्रेशन जो लिया गया है प्लेंटिफ का वो एक फॉल्स यूजर है, एंड जो रजिस्ट्रेशन मार्क्स जो हैं प्लेंटिफ का उसको लायबल होना चाहिए कि कैंसिल किया जाए, और पेंडिंग जो एप्लीकेशन है वो भी लायबल टू बी रिफ्यूज्ड हो जानी चाहिए। तो अब यहाँ पर सारी जो प्लीड जो किया था रिटन स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि डिफेंडेंट ने नेसेसरी प्लीडिंग्स जो है इनवैलिडिटी ऑफ द असाइनमेंट डीड और इनवैलिडिटी ऑफ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो है इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ के बारे में जो है वो मतलब नेसेसरी प्लीडिंग्स में लिख रखा है। तो ये मटेरियल प्रोपोर्शंस हैं और जो फैक्ट्स हैं अंडर द ऑर्डर 14 रूल 1 ऑफ द CPC। तो फिर एक इशू जो है वो फ्रेम किया जाना चाहिए विद रिगार्ड्स टू द सेम। अब ये जजमेंट्स पर रिलाई करने के बाद अब यहाँ पे पाया कि डिफेंडेंट ने कोई प्रेस नहीं की थी कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो पहले फ्रेम नहीं किए थे और आप जो फ्रेम किए जा रहे हैं, तो ये नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट जो है सब्सिक्वेंट स्टेज पे इश्यूज को फ्रेम नहीं कर सकता है। लैंग्वेज ऑफ ऑर्डर 14 रूल 5 जो है वो वाइड है और उसके कोर्ट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सके इश्यूज को, फ्रेम कर सके, या एडिशनल इश्यूज किसी भी समय जो है फाइनल ऑर्डर डिग्री देने से पहले कभी भी कर सकती है। तो यहाँ पर अगर काउंसिल की डिफेंडेंट के काउंसिल ने जो प्रेस नहीं किए थे फ्रेमिंग ऑफ एडिशनल इश्यूज जो कि सब्जेक्ट मैटर थे प्रेजेंट एप्लीकेशंस पे, और प्रेस भी नहीं की थी एप्लीकेशन अंडर 124 ट्रेडमार्क एक्ट की, तो डिफेंडेंट को इस तरह के से सफर नहीं किया जा सकता है। तो फिर जजमेंट पे रिलाई किया, तो फिर यहाँ पे प्लेंटिफ जो है जो प्लेंटिफ की जो जजमेंट्स थी वो कहा कि वो फैक्चुअल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे है और यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रेजेंट केस में। तो अब इनवैलिडिटी ऑफ द ट्रेडमार्क और फ्रेमिंग ऑफ सिविल सूट और रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन जो लिटिगेंट की है सिविल सूट को नहीं स्टे किया जा सकता, क्योंकि जो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन जो है वो क्लब टुगेदर हो चुकी है विद द सिविल सूट के साथ।
तो इसमें कोई प्रेजुडाइज नहीं होगा प्लेंटिफ को, वो सफर नहीं करेंगे इस पे। तो इस ग्राउंड्स पे जो 2 इश्यूज थे वो उस पे अलाउ कर दिया, बाकी रजिस्ट्रार जॉइंट रजिस्ट्रार के पास लिस्ट कर दिया फॉर आगे प्रोसीडिंग्स के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।